प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे अपने भूगोल का। देखिएगा दो बुक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये हमारी जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उस बुक का चैप्टर नंबर 1 है। प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, तो ये चैप्टर का नाम है। बाकी हम शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों अध्याय 1 है, थ्योरी पढ़ेंगे और इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे वो भी देख लेंगे। सब कुछ कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, इससे 12 क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। बस आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आपने मेरे पर विश्वास करके ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। प्रिय विद्यार्थियों मैं अपना 100% बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और आप भी अपना 100% बेस्ट लगाना, तभी आप जो है वो सफल हो पाओगे। चलो प्यारे विद्यार्थियों में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल। तो आखिर बात आती है भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है भाई, चैप्टर का नाम ही है मानव भूगोल। मानव मतलब तो हम जानते हैं भाई, मानव मतलब इंसान की बात हो रही है, ठीक है, आदमी की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, ये तो आप समझ गए। भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल देखो प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल, अगर इस भूगोल का मैं संधि विच्छेद करता हूं तो ऐसे होता है भू प्लस गोल। इसका मतलब हुआ भू मतलब भूमि होती है, भूमि जो है वो गोल है, ये बिल्कुल सही है। तो भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का अर्थ है भूमि गोल है। यानी भूगोल को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी दो शब्दों से मिला है, जो प्लस ग्राफोस। क्या हुआ, जो प्लस ग्राफोस। जो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन करना, यानी जो पृथ्वी का वर्णन करता है वो भूगोल कहलाता है। ये पृथ्वी गोल गोल है, इसका वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसके बारे में जानना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। बस आपको यही पढ़ना है, यही समझना है, ठीक है। सीधी सी परिभाषा मानव भूगोल। अब देखो भूगोल का अर्थ आप समझ गए ना, पृथ्वी का वर्णन करना। मानव भूगोल किसे कहते हैं भाई, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव और प्रकृति के बीच का किस प्रकार का संबंध है, यह कहलाता है मानव भूगोल, ठीक है। प्रकृति विशेष क्षेत्र देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। यहां पे देखो सबसे पहले मैंने भूगोल की परिभाषा यहां पे लिखी है। सबसे पहले भूगोल क्या है, तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन एवं अध्ययन करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी पर क्या क्या है, जो हमारी जो पृथ्वी है इस पर क्या क्या है, क्या है, कहां है और क्यों है। ये 3 प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। भाई ये पृथ्वी गोल है तो इस पर क्या क्या है और क्यों है, और देखो क्या क्या है, कहां है और क्यों है, ठीक है। इन सभी बातों का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्रिय विद्यार्थी, वो होता है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। जो पृथ्वी है इसको मानव के घर के रूप में समझना, यही जो है भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न स्थानों, वस्तुओं और उनसे जुड़े तथ्यों का अध्ययन भी भूगोल में ही किया जाता है। पृथ्वी में जैसे अलग अलग, पृथ्वी में कुछ क्षेत्र पर हम बात कर ले, जैसे उबड़ खाबड़ है, कुछ जो है मैदान है, ठीक है। पृथ्वी के कुछ भूभाग बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, कुछ पे मैदान है, कुछ पर समुद्र भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी का जो अध्ययन है वो भूगोल में ही किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब आप समझ गए कि भूगोल क्या है। तो भूगोल का सीधा सा मतलब पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी पर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है उन सब का वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। बस सीधी सी परिभाषा। अब मानव भूगोल क्या है भाई, भूगोल का मतलब तो आप समझ गए। अब मानव भूगोल क्या है, तो मानव प्रकृति के बीच रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, वो मानव भूगोल है, ठीक है। मानव भूगोल भूगोल की वे शाखा है जिसमें मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये देखेगा, ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो समुद्र भी है, इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो स्थल भी है, इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो उबड़ खाबड़ जमीन भी है, इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो पेड़ पौधे भी हैं, इस पृथ्वी पर आप देखेंगे तो सभी प्रकार के जीव हैं, ठीक है। अब उस पृथ्वी पर मानव भी है, और मानव किस प्रकार से जो है वो पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी पर क्या एक्टिविटीज, क्या क्रियाएं करता है, वही कहलाता है मानव भूगोल, ठीक है। जैसे मनुष्य कहाँ रहता है, घर कहाँ बनाता है, सड़कें क्यों बनाता है, गांव व शहर कैसे बसते हैं, मनुष्य प्रकृति का उपयोग कैसे करता है, ये सब बातें आती है प्रिय विद्यार्थियों मानव भूगोल में। यानी मानव तथा प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो मानव भूगोल कहलाता है। समझ गए ना, मानव जो है वो प्रकृति पर कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, कौन कौन सी क्रियाएं करता है, ये कहलाता है मानव भूगोल। बस सीधी सी परिभाषा। अब यहां पर आगे बात करते हैं मानव प्लस पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल, ये परिभाषा आप और याद रखना।
बाकी देखो प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण तथ्य भाई, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। ये ग्रीक यूनान का विद्वान था, ठीक है। और भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक देखो हिकेटियस है प्रिय विद्यार्थियों, हिकेटियस। लेकिन कई बार जो है वो ऑप्शन में हिकेटियस नहीं पूछा था तो आप इरेटोस्थनीज कर सकते, ठीक है नहीं। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है, 4 ऑप्शन में पूछा जाए तब आप इरेटोस्थनीज कर सकते हो। मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजल। अगर आपको पूछे कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी फ्रेडरिक रेडजल ही है। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनर। तो आपको ये कुछ बिंदु याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ में इसे आपको वीडियो के नीचे उपलब्ध करवाऊंगा। भूगोल के 2 महत्वपूर्ण घटक, देखो भूगोल के मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण घटक है प्रिय विद्यार्थियों, एक तो है भौतिक घटक और एक है मानवीय घटक। भौतिक घटक जो हमें प्रकृति में जो दिखाई देता है, सीधा सा मतलब भौतिक घटक में आपको यानी याद रखना पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है नहीं। यहाँ पे इन्हीं के आधार पर भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, एक तो होगी भौतिक भूगोल और दूसरी हो गई मानव भूगोल। भाई भौतिक भूगोल ये प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। जैसे पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे पर्यावरण का अध्ययन करता है। पर्यावरण में आप देखेंगे तो भूमि भी है, जलवायु किस प्रकार की है, भाई भूमि उबड़ खाबड़ भी है, भूमि समतल भी है, जलवायु अनुकूल प्रतिकूल, मृदा मिट्टी वनस्पति भू आकृतियां, ये सब कुछ जो अध्ययन होता है वो भौतिक भूगोल में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सभी कई पर्वत वगैरह, ठीक है नहीं, पठार वगैरह, ये देख सकते हो आप सभी, समुद्र भरा हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से चारों ओर पर्यावरण, ये सब जो होती है क्रिया, ये भौतिक भूगोल में आप ध्यान रखना। तो भौतिक भूगोल में भूमि का अध्ययन होता है, जलवायु का अध्ययन होता है, मृदा का होता है, वनस्पति का होता है, भू आकृति का होता है, पर्वत का होता है, पठार का होता है। ये सब जो इन सब का अध्ययन जो होता है वो भौतिक भूगोल में होता है। मानव भूगोल में प्रिय विद्यार्थियों ये मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। भाई मानव जो है पृथ्वी के बीच रहता है, ठीक है, पर्यावरण के बीच रहता है, वो क्या एक्टिविटीज करता है, घर बनाता है, सड़क बनाता है, ये सब जो व्यवस्था करता है। भाई देखो घर, गांव, शहर, सड़क, रेल मार्ग, हवाई जहाज, उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सब जो है मानव भूगोल में मानी जाएगी, ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत आएगी, ठीक है नी। तो मानव भूगोल याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल में इन सब का अध्ययन होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति का अध्ययन भौतिक भूगोल में होता है। शॉर्ट फैक्ट में आप याद रखना, भाई प्रकृति का अध्ययन होता है भौतिक भूगोल में और मानव व प्रकृति का संबंध जो है वो मानव भूगोल में होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति का अध्ययन होता है मानव भूगोल में, प्रकृति का अध्ययन होता है भौतिक भूगोल में, और मानव व प्रकृति का आपस में किस प्रकार का जो संबंध है वो आपके मानव भूगोल में है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर दी है। क्या आपको चेंजिंग करनी है? बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी है, आपको है जैसे कि जैसे याद करना है, और यहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो इन्होंने परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये उक्त परिभाषा रेडजल की है, ध्यान रखना। ये परिभाषा कई बार पूछे गए तो आप याद कर रखना, ये रेडजल की परिभाषा है। एलन सैंपल की परिभाषा है कि मानव भूगोल में पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा एलन सैंपल की है। देखो यहां पे जो जोर दिया है रेडजल ने, वो दिया है कि मानव समाज के बीच में रहता है और धरातल के बीच, ठीक है, समाज में और धरातल के बीच का जो संबंधों का अध्ययन है, यह मानव भूगोल है। समझ गए आप सभी? समझ गए ना? यहां पे एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी? 2 शब्द इनमें जोड़ दिया है, एक तो मानव समाज और एक धरातल, इन पे जोर दिया किसने? रेडजल ने। यहां पे एलन सैंपल ने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल में पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर पृथ्वी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। और विडाल डिला ब्लास ये भी आते हैं, ये भी भूगोल की परिभाषा देते हैं कि मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का संश्लेषित जो अध्ययन है वो होता है मानव भूगोल में। ये वीडी डिला ब्लास, ठीक है, विडाल डिला ब्लास ये करते हैं बात।
तीनों की परिभाषा आपको याद रखनी है। जैसी भूगोलवेताओं ने परिभाषा दी है वैसी की वैसी आपको याद करनी है। इनमें कोई भी नए शब्द आपको जोड़ने नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा बस रट्टा लगा लो, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों ये परिभाषा जो भूगोलवेताओं ने दी है इनमें हम किसी प्रकार की कोई संशोधन बदलाव वगैरह नहीं कर सकते हैं। बस आपको है जैसे की जैसे याद करनी है। आगे बात समझ में। चलो अब प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा निष्कर्ष क्या निकलता है। भाई मानव भूगोल में मानव प्रकृति दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये इससे निष्कर्ष निकलता है मानव भूगोल में। ठीक है, इसके अलावा मानव भूगोल की कुछ विचारधाराएं आती हैं। भाई इसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं को। अब मैं क्योंकि एग्जाम में देखो प्रिय विद्यार्थियों अगर बड़ा प्रश्न यहां से बनता तो बस यही बनता है इन विचारधाराओं को लेकर। यहां से प्रश्न बनता है, देखो सबसे पहले नीतिवाद विचारधारा है, निश्चयवाद विचारधारा है, और इसके जो समर्थक है वो है फ्रेडरिक रेडजल, रिटर और हेम्बोल्ट। ये तीन भूगोलवेता है, फ्रेडरिक रेडजल है, रिटर है और हेम्बोल्ट है। ये तीनों भूगोलवेता किसका समर्थन करते हैं? इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। कौन सी विचारधारा? नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। अब आखिर इस विचारधारा में क्या बताया गया है वो देखो। इस विचारधारा के अनुसार जो है प्रकृति जो है प्रकृति और मानव के जीवन को नियंत्रित करती है। ये जो विचारधारा है ना नीतिवाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा, ये विचारधारा जो है प्रकृति और मानव के जीवन को नियंत्रित करती है कि प्रकृति के बीच मानव रहता है, क्या क्या करता है। प्राचीन समय में मानव प्रकृति से बहुत डरता था पहले, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं हो। प्रकृति के अंदर बारिश हो रही तो वो मानव नाराज हो जाता, या ऐसे सोचता, मानो नाराज नहीं होता, मतलब ऐसे सोचता कि यार भगवान हमारे से नाराज हो गए, इतनी तेज बारिश। देखो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझा रखा है। जैसे मान लो तेज बारिश, उस समय तो घर भी नहीं हुआ करते थे, पहले आदि मानव के रूप में था मानव, तो इधर गुफे में बैठा रहता, बिजली कड़कती तो कहता यार क्या हो रहा है, गुफा तोड़ ही दे मारो, पड़ने जाए माथा पे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो डरता था। बिजली कड़क रही है देखो, तो वो ईश्वर का नाराज होना मानता। अधिक तेज वर्षा होगी कि यार भगवान तुम्हारे से नाराज हो गए, अब तो तेज बारिश हो रही है, अब तो हमें भी बाढ़ के साथ जाना पड़ेगा, मतलब बाढ़ में पानी के साथ बहना पड़ेगा अब। मतलब इस तरीके से वो जो है वो सोचता। ठीक है, तो उसकी पूजा करता था भाई। ठीक है, प्रकृति से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था कि ऐसा ना होवे। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे कि अधिक वर्षा होने पर मनुष्य ईश्वर का प्रकोप मानता, बिजली चमकने या कड़कने से ईश्वर की नाराजगी मानता। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। उस समय मानव प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह नहीं समझता था। भाई प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये मानव नहीं समझता था उस समय। इसलिए मानव पर प्रकृति का बहुत अधिक प्रभाव था, प्रकृति पर मानव का बहुत अधिक प्रभाव था। मानव प्रकृति से डरता था। ठीक है, ये विचारधारा है कौन सी? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, जिसमें मानव में एक तरीके से सीधी भाषा में समझे कि मानव में बुद्धि को नहीं। ठीक है, सरल शब्दों में प्रकृति शक्तिशाली थी और मानव उसके अनुसार जीवन जीता था। सीधी भाषा में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यह है भाई, मानव जो है प्रकृति शक्तिशाली थी, प्रकृति शक्तिशाली थी और मानव जो है उसके अनुसार जीता था, प्रकृति के अनुसार जीता था। यह सही विचारधारा थी, अगर यही रहना चाहिए था। भाई अब मानव ने धीरे धीरे ज्ञान का विकास किया। अब पेड़ों को काटना, अब पेड़ों को काट रहा तो क्या हुआ? गर्मी बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारी समस्याएं आने वाले समय में देखना, बहुत सारी समस्या होगी। तो पहले जो है इस प्रकार से जो है वो करता, यानी प्रकृति शक्तिशाली थी और मानव उसके अनुसार जीवन जीता था। ठीक है नहीं? तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो सीधी सी परिभाषा, जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं। सीधी सी परिभाषा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद या मानव का प्रकृतिकरण कहा गया, क्योंकि मानव पर प्रकृति का बहुत प्रभाव था। ठीक है, अगली विचारधारा हमारे सामने आती है दूसरी, जिसको हम कह सकते हैं संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा? संभववाद विचारधारा। अब यहां पर देखो, समय के साथ मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा, टेक्नोलॉजी का विकास किया, तकनीकी के कारण मानव का जीवन आसान होने लगा। धीरे धीरे प्रकृति में कौन कौन सी क्रियाएं घट रही हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, सबको समझा मानव ने। ठीक है, और समझने के बाद मानव ने तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि भाई ज्यादा गर्मी लागी तो क्यों ये काम नहीं चल रहा, मर जावा गर्मी में, गर्मी के लिए व्यवस्था कर दी एसी की, कि भाई एसी में बैठे रहेंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं।
सर्दी ज़्यादा लगी कि यार हीटर की व्यवस्था करो, सर्दी के लिए हीटर। अंधारा में दिखे को नहीं, बेगड़ खा जावे तो भाई रोशनी या लाइटों की व्यवस्था कर दी, रोशनी के लिए लाइटों की व्यवस्था कर दी। ये धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझने लगा और प्रकृति के नियमों को समझने के बाद जो है यहाँ पर मानव ने जो है देखो गर्मी से बचने के लिए एसी की व्यवस्था कर दी, अंधेरे में रोशनी के लिए लाइटों की व्यवस्था कर दी, सर्दी से बचने के लिए हीटर की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार से फिर विद्यार्थियों मानव ने धीरे धीरे देखो ये एसी हैं, ये आपके बल्ब वगैरह आप देख सकते हैं फिर विद्यार्थियों, लाइटों की व्यवस्था, और ये देख सकते हो हीटर। ठीक है नहीं, तो सारांश ये है भाई प्रकृति जो है वो यहाँ पर अवसर प्रदान करती है और मानव अपनी बुद्धि व तकनीक से उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो विचारधारा थी ये संभववाद विचारधारा है। मैं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को बता देता हूं, हमारा ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। आप चाहते हैं कंप्लीट तैयारी करना तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे ये मैं डेमो क्लास है यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूं, बाकी आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कंप्लीट आपको तैयारी करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए महेंद्र ब्यावर कोचिंग। वैसे नीचे पट्टी चल रही होगी, ये नीचे पट्टी चल रही है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। कंप्लीट तैयारी मैं वहां पे करवा रहा हूं। अब आगे से जितने ये डेमो क्लास में यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूं, बाकी यूट्यूब पर क्वेश्चन चलेंगे। ये देखिएगा आपके सामने, ये देखो ये ऐप नीचे चल रहा है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, नीचे नजर आ रहा होगा, देखो ये नजर आ रहा है, देखो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये निकल रहा है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ये ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह सब कुछ ये सब मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वहां पे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोर्स में फ्री है, बाकी अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सभी। इस प्रकार मानव ने प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों और संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाया। सरल शब्दों में प्रकृति अवसर देती है, मानव अपनी बुद्धि व तकनीक से उनका उपयोग करता है। ये सीधी सी बात, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, सीधी सी परिभाषा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है अगली तीसरी विचारधारा में। पहली विचारधारा में मानव में बुद्धि को नहीं, निश्चयवाद में, संभववाद में धीरे धीरे बुद्धि आवे तो विकास करे। तीसरी विचारधारा आती है नव निश्चयवाद या नव नीतिवाद। इसके समर्थक है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर, ध्यान रखना। इस विचारधारा के अनुसार मानव अब प्रकृति से पूरी तरह नहीं डरता है, लेकिन वे प्रकृति की अनदेखी भी नहीं करता है। ठीक है नहीं, प्रकृति से पूरी तरह नहीं डरता है, लेकिन वे प्रकृति की अनदेखी भी नहीं कर सकता। मतलब प्रकृति से तो वो नहीं डरता है, लेकिन पूरी तरह प्रकृति से जो है वो अनदेखी भी नहीं कर सकता, मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। अगर नुकसान पहुंचे तो उसकी भरपाई मानव को खुद को करनी पड़ेगी। मानव को विकास करना चाहिए, परंतु प्रकृति की सीमाओं में ध्यान रखते हुए, प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मानव को विकास करना चाहिए। इतना भी विकास नहीं करे कि प्रकृति जो है उसको हम नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। ऐसा ही विकास ना करे कि लगातार पेड़ों की कटाई करे, और पेड़ों की कटाई करने से भाई लगातार पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण होगा, बहुत सारी समस्या सामने आएगी। इसे ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ की नीति से समझाया। सरल शब्दों में देखो, मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन बनाए रखना है इस विचारधारा का मुख्य विचार रहा है। मुख्य बातें क्या है? मानव का विकास आवश्यक है, परंतु प्रकृति की सीमाओं के भीतर रहकर करें। ठीक है, यदि मानव प्रकृति की अनदेखी करेगा तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए विकास और संरक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ठीक है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई मानव ने विकास किया, देखो यहाँ पे ने बिल्डिंग बना दी है, ये प्रकृति है, तो विकास करो, सम्मान करो। ठीक है, प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुंचावे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई इसमें और बिल्डिंग ज्यादा बनाए देवे तो ये जो है ऊंची हो जाए प्रकृति। ठीक है, तो ये काम नहीं करें। निष्कर्ष, नव निश्चयवाद मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करता है, अर्थात रुको और जाओ की नीति पर चलना। मतलब इस विचारधारा में यह बताने का प्रयास किया है कि मानव प्रकृति में मतलब विकास करो, अच्छी बात है, विकास करना चाहिए, लेकिन प्रकृति के मध्य रहकर विकास करे, लेकिन प्रकृति को अंधाधुंध नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। नव निश्चयवाद मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करता है। रुको और जाओ की नीति पर चलना चाहिए। रुको और जाओ मतलब उत्पत्ति विकास करो, लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। ठीक है, यहां पे ये बात बता रखी। फिर आगे देखो, मानव भूगोल की प्रकृति। अब मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। मानव भूगोल का भौतिक भूगोल से गहरा संबंध है। ये तो हमने देखा प्रिय विद्यार्थियों, भाई भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है? प्रकृति का, पर्यावरण का।
तो पूरा का पूरा मानव भूगोल का संबंध जो है वो किससे, भौतिक भूगोल से। मानव भूगोल का भौतिक भूगोल से पूरा गहरा संबंध है। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक परिवर्तन किए, अनेक बदलाव किए। इन परिवर्तनों के कारण मानव ने अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाया है। बिल्कुल, जैसे घर बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के कारण मानव ने अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाया है। जैसे कि यहाँ पे घर बना दिए हैं, गांव बसा दिए हैं, नगर विकसित किए हैं, सड़कें और रेल मार्ग बना दिए, उद्योग स्थापित कर दिए, खेती के लिए खेत तैयार कर दिए गए, ठीक है। इस तरीके से मानव ने विकास किया। तो मानव ने भौतिक पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। मनुष्य और प्रकृति के बीच निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। इसी से मानव भूगोल का अध्ययन होता है। एक लाइन में याद रख सकते हैं मानव भूगोल की प्रकृति को। मानव भूगोल मानव और प्रकृति के संबंध, उनके उपयोग, उनके प्रभावों का इसके अंदर अध्ययन होता है, ठीक है। अब मानव द्वारा किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी का विकास किया गया वो भी देख लेते हैं। धीरे धीरे मानव के ज्ञान और समझ का विकास हुआ। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझा तथा अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उसने किसका विकास कर दिया, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विकास किया, तकनीकी का विकास किया, ठीक है। घर्षण और उष्मा, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों भाई देखो, आदि मानव के रूप में था, बंदर के रूप में था मानव, ठीक है। मानव ने सबसे पहले घर्षण और उष्मा की अवधारणा को समझा। सबसे पहले घर्षण एवं उष्मा की अवधारणा को समझा। इसी ज्ञान की सहायता से मानव ने आग की खोज की। एक दिन बैठा था, बैठा बैठा कहीं जसगी, फेंके पत्थर, ठीक है ना, पत्थर फेंके जोर, उन दोनों पत्थर आपस में टकराया, टकराती लग गई आग, कि यार घर्षण आग लग गई यार, ठीक है। तो क्या घर्षण और उष्मा की संकल्पना से इसने किसकी खोज कर दी, आग की। आज भी हम आग का उपयोग भोजन बनाने, गर्मी प्राप्त करने और अन्य कार्यों में करते हैं। सरल शब्दों में घर्षण और उष्मा का ज्ञान हुआ मानव को और आग की खोज कर दी, ठीक है। तो पहला तो यह हो जाएगा भाई, इस तरीके से मानव ने जो है वो धीरे धीरे विकास किया। डीएनए एवं आनुवंशिकी, यहां पे देखो, मानव ने डीएनए एवं आनुवंशिकी के नियमों को समझा। इससे मानव को वंशानुगत गुणों और कई बीमारियों के बारे में जानकारी मिल गई। इन नियमों को समझने के बाद मानव ने कई बीमारियों पर जो है वो नियंत्रण और विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सबसे पहले देख सकते हो आप सभी, ये देखो डीएनए आनुवंशिकी के नियमों के बारे में, यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं मानव को डीएनए का ज्ञान हुआ और बीमारियों को समझने, उनसे लड़ने में सहायता मिली, ठीक है। फिर उन्होंने वायु गति के नियमों के बारे में जाना। वायु गति के नियम, मानव ने वायु की गति और उसके नियमों को समझा। तेज गति से चलने वाले वाहनों और विशेष रूप से वायुयानों के निर्माण में वायु गति के नियमों का ज्ञान बहुत अधिक आवश्यक है। सरल शब्दों में वायु गति के नियमों का ज्ञान हुआ, तेज हवा वाहन और वायुयान का विकास हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं, इस तरीके से मानव ने जो है वो विकास किया। प्रश्न आएगा कि मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार किया, तो आपको ये पॉइंट बाई पॉइंट बना के लिखने हैं, ठीक है नी। आगे देखो, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। मानव भूगोल में मानव की विभिन्न गतिविधियों और उनके स्थानीय वितरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब किस किस स्थान में कहाँ कहाँ मानव जो है वो निवास करता है, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार से, जैसे मानव ने यहाँ पर नगर भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया। ये मानव भूगोल के क्षेत्र हो गए भाई। नगर भूगोल में नगर, कस्बे, शहर, इनका विकास किया, ठीक है नी। प्रमुख भूमि उपयोग, कार्य, समस्याओं का अध्ययन नगर भूगोल में होता है, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पर आगे देखो, जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल में किसी क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण, घनत्व, संरचना, वृद्धि के कारणों का अध्ययन जनसंख्या भूगोल कहलाता है, ठीक है। मानव ने जनसंख्या का अध्ययन किया, ठीक है। कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ जनसंख्या कम है, ठीक है। जनसंख्या वितरण के बारे में देखा, कहाँ जनसंख्या फैली हुई है। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग बसे हुए हैं, कहाँ, ठीक है। और यहाँ पर वृद्धि के बारे में देखा, कहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ये सब, ये अगला नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये रहने वाला है। आर्थिक भूगोल। आर्थिक, मानव द्वारा उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मानव ने धीरे धीरे जो है वो अर्थ यानी पैसों संबंधी, भाई देखो किस तरीके से विकास किया। ट्रैक्टर की विकास कर दी, फैक्ट्रियों का विकास किया, ठीक है। राजनीतिक भूगोल है। राजनीतिक संस्थाओं, सीमाओं, राजनीतिक क्षेत्र, शासन तथा शक्ति के भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन राजनीतिक भूगोल कहलाता है, ठीक है। जिसमें देखो प्रमुख इसमें जानकारी लेना, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में। और फिर आवासीय भूगोल। आवास यानी मानव ने रहने के लिए क्या क्या बनाए, घर बनाए, ठीक है, प्रमुख जैसे बस्ती बनाई, ये सब कुछ इसमें अध्ययन होता है।
सामाजिक भूगोल में समाज की संरचना, सामाजिक संस्था, रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन इसके अंदर होता है। ये सब बिल्कुल इजी प्री विद्यार्थियों सरल शब्दों में तैयार हैं, आप आराम से पढ़ के जो है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक लाइन में याद रख सकते हैं आप सभी, मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझना। ठीक है, फिर देखो मानव भूगोल के उप क्षेत्र, तो अभी हमने क्या देखे थे, मानव भूगोल के क्षेत्र। कई बार पेपर में प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से, तो नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सब बता सकते हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र में देखो संसाधन भूगोल, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र हो गए। इसमें भी आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये अभी राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र में हुए। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र में देखो संसाधन भूगोल आएगा सबसे पहले, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का इसके अंदर अध्ययन होता है संसाधन में। ठीक है, और पर्यटन भूगोल, पर्यटन स्थलों, पर्यटन के प्रकार और पर्यटन के प्रभाव का अध्ययन होता है इसमें। कृषि भूगोल, कृषि के प्रकार, फसल, सिंचाई, कृषि क्षेत्रों का आदि का इसमें अध्ययन होता है कृषि भूगोल में। भाई नाम से पता चल, संसाधन भूगोल जिसमें संसाधन का अध्ययन होता है। पर्यटन भूगोल, पर्यटन से संबंधित, ठीक है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पर्यटन के प्रमुख प्रकार, इन सब का इसमें अध्ययन होता है, क्या क्या पर्यटन के प्रमुख प्रभाव है। कृषि भूगोल, कृषि से संबंधित, कृषि का अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, जिसमें प्रमुख कृषि कितने प्रकार की फसलें होती है, फसल, ठीक है, प्रकार, सिंचाई के प्रकार, इन सब का अध्ययन होता है। प्रकार, फसल, ठीक है, कृषि के प्रकार, फसल, सिंचाई, इन सब का अध्ययन। उद्योग भूगोल, उद्योगों का अध्ययन होता है। उद्योगों के प्रमुख जैसे कच्चा माल कहाँ मिल सकता है, ठीक है, मजदूर कहाँ मिल सकते हैं, बाजार कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है, उन सब का इस प्रकार से इसमें अध्ययन होता है उद्योग भूगोल में। व्यापार भूगोल में व्यापार से संबंधित है, भाई व्यापार के प्रकार, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, इन सब का अध्ययन। विपणन भूगोल, वस्तुओं के विपणन, बाजार की रणनीति, वितरण और उपभोक्ता व्यवहार, इन सब का अध्ययन होता है। ठीक है, आराम से आप याद रख सकते हैं फिर विद्यार्थियों, नाम से पता चल रहा है। और बाकी यहाँ पे देखो राजनीतिक भूगोल के उप क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल के भूगोल में राजनीतिक संगठन, शक्ति और क्षेत्रीय नियंत्रण के भौगोलिक पहलू का इसमें अध्ययन होता है, जिसमें निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है। निर्वाचन, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं, निर्वाचन प्रणाली, मतदाता व्यवहार, चुनाव परिणामों का अध्ययन किसमें होता है, निर्वाचन भूगोल में। ठीक है, इसमें निर्वाचन होता है। सैन्य भूगोल, युद्ध, रक्षा, सैन्य रणनीति, प्रमुख सैनिक अड्डे, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, इन सब का अध्ययन किसमें होता है, सैन्य भूगोल में होता है। सैन्य का सीधा संबंध सैनिक से। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें। फिर यहाँ पे देखो प्रिय विद्यार्थियों आगे सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। सामाजिक में दो ध्यान, ये आपको याद रखना है। देखो व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये देख सकते हो। व्यवहारवादी भूगोल जिसमें मानव के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन होता है इसमें। और सामाजिक कल्याण का भूगोल, इसमें सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और संस्थाओं का वितरण का अध्ययन होता है। अवकाश, अवकाश के प्रकार, स्थल, ठीक है, और सांस्कृतिक, इसमें संस्कृति के बारे में, देश की भाषा के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, इन सब का अध्ययन होता है सांस्कृतिक भूगोल में। फिर लिंग भूगोल, इसमें जैसे कि आप सभी बता सकते हैं लिंग आधारित भूमिकाओं, समानताओं का भौगोलिक अध्ययन किसमें होता है, लिंग भूगोल में होता है। ठीक है, ऐतिहासिक में ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, इनका। और चिकित्सा में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा, इन सब का अध्ययन होता है। ठीक है, और ये मानव भूगोल के उप क्षेत्र, ये देख सकते हो आप सभी। अब यहां पर देखो एक बात है फिर विद्यार्थियों, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, तीन उपक्षेत्र मिलकर मानव जीवन और उसके पर्यावरण के संपूर्ण अध्ययन में जो है वो सहायता करते हैं। ठीक है, एक तो कौन, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल हो जाएगा जिसमें संसाधन, कृषि, उद्योग, व्यापार, विपणन जैसे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। आर्थिक सीधा मतलब पैसों संबंधित, भाई पैसों के लिए हम क्या क्या करते हैं, संसाधनों का विकास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ट्रैक्टर का विकास, अब ट्रैक्टर बनाया तो ट्रैक्टर खेतों में चलाएंगे तो हमें आर्थिक पैसों संबंधित हुआ ना। ठीक है, हमें पैसे मिलेंगे। कृषि का विकास करेंगे, भाई खेती में जो भी हमने अनाज उगाएंगे तो उसको मार्केट में जो है बेचेंगे तो इससे हमें धन प्राप्त होगा। उद्योग, फैक्ट्री चलेगी, ठीक है, फैक्ट्री चलेगी तो प्रॉफिट होगा उसको। उद्योगों में कई श्रम काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार, फिर व्यापार किया जाता है। ये सब जो है इसमें आर्थिक भूगोल में सीधा सा मतलब पैसों संबंधी काम होता है। इन सभी संसाधन, कृषि, उद्योग, व्यापार, विपणन, इन सब का अध्ययन होता है आर्थिक भूगोल में। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक संगठन, सैन्य रणनीति से संबंधित पहलुओं का इसमें अध्ययन होता है। और सामाजिक भूगोल में समाज, संस्कृति, व्यवहार, स्वास्थ्य जैसे जुड़े पहलुओं का इसके अंदर अध्ययन होता है। ठीक है, तीन उपक्षेत्र मिलकर जो है मानव जीवन और उसके पर्यावरण के संपूर्ण अध्ययन में सहायता करते हैं। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। अब मानव भूगोल के उपक्षेत्र और भूगोलवेताओं के बारे में भी देख लेते हैं। ये उपक्षेत्र तो अभी बता दिए, सामाजिक भूगोल के तो बता दिए ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना प्रमुख भूगोलवेताओं के नाम मैंने यहाँ पर स्पेशल लिख रखे हैं आपके लिए। ये देखो आप देख सकते हैं, हेम्बोल्ट को देख लो आप सभी। हेम्बोल्ट ये रहा कार्ल रिटर, ये रहा रेडजेल। हेम्बोल्ट प्रिय विद्यार्थियों
ध्यान रखना, ये जर्मन भूगोलवेता है, हेम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है, रेडजेल है, ये जर्मन भूगोलवेता है। आप बता सकते हैं, आप सभी कोई भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कोई 2 जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताओ, तो आप ये बता देना, हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेडजेल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखो ब्रिटेन के भूगोलवेता, एक तो हर्बर्टसन है, एक मैकिंडर है, एक फ्लूअर है, ये ध्यान रखना। फिर अमेरिकन भूगोलवेता में एलन सैंपल है, ग्रिफिथ टेलर है, ये ध्यान रखें, ठीक है। फ्रांसीसी भूगोलवेता में विडाल डिला ब्लास हैं और जीन बुर्स, ठीक है, ये बता सकते हो आप सभी। बस इनके बारे में तो और क्या जानना, बस इतना ही जानना है, ठीक है। याद रखने योग्य बात कौन सी है, यहाँ पे देखो स्पेशल यहाँ पे लिखा है, मानव भूगोल के ये सभी उपक्षेत्र मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध और गतिविधि और उनके प्रभाव को समझने में सहायता करते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है। फिर विद्यार्थियों अभी मैं आपको शॉर्ट तरीके से और बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बता दूं। देखो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया है तो फिर विद्यार्थियों क्या करें, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, बिल्कुल मैंने समझा दिया है बिल्कुल इजीली तरीके से। ये देखो देखो इसमें कुछ नहीं है आपको करना है, इसमें आपको जैसे प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले भूगोल की परिभाषा जाननी है, भाई भूगोल कहते किसे हैं, ठीक है। फिर इंपोर्टेंट हमने बिंदु देखा, भूगोल के जनक कौन है, ठीक है, मानव भूगोल के जनक कौन है वो पढ़ने हैं। फिर मानव भूगोल किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है हमें, मानव भूगोल किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया, मानव और प्रकृति के बीच का संबंध। फिर हमने देखा प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे अलग अलग भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा याद कर लेना। फिर हमने देखा प्रमुख पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, सबसे पहले विचार 3 विचारधारा निश्चयवाद है, संभववाद है और विडाल अपने नव निश्चयवाद है। ये 3 विचारधाराओं के बारे में आपको पढ़ना है, फिर इसकी प्रकृति के बारे में, बस इतना ही पढ़ना और चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा और बाकी आप सभी ने कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा। ये डेमो क्लास है हमारी यूट्यूब पे, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारे एप्लीकेशन का नाम है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और जिन्होंने भी रामबाण बैच ज्वाइन कर रखा नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लेना। 299 का कोर्स है, कंप्लीट तैयारी होगी इस कोर्स के अंदर। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा अच्छी बात है, फिर विद्यार्थियों आप कोर्स में चल रही है क्लास, बाकी यूट्यूब पर डेमो के लिए दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास, ठीक है। और बाकी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। चलो प्यारे विद्यार्थियों बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ओके।